क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी में साइंस का दूसरा चैप्टर है। प्राणियों में जो है पाचन, प्राणियों में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का दूसरा चैप्टर है, प्राणियों में पोषण। जो पहला चैप्टर था वो पौधों में पोषण था, दूसरा प्राणियों में पोषण के बारे में यहाँ बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो पहला चैप्टर इसी के लिए था, ठीक है। परंतु प्राणी जो है, जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राणी जो है वो क्या है, उपभोक्ता है, जबकि पादप क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे एक बकरी है, तो बकरी पौधों को खाती है, तो पौधों पर ही निर्भर है। लेकिन बकरी को शेर खाता है, तो जो है वो शेर किस पे निर्भर है, बकरी पे निर्भर है या फिर शाकाहारी जंतु पर निर्भर है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से याद रखना, पौधों या जितने भी प्राणी है वो पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। कुछ जंतु पौधों और एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो याद रखना, मानव शरीर को लिए, गतिशीलता के लिए, ऊर्जा के लिए खाद्य पदार्थ बहुत ही जरूरी है। आगे लिखा है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित होती है, ठीक है। आगे जो हम लोग जो ने पढ़ा था उसी के बारे में है। लिखा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो ये जटिल पदार्थ है, इनको तोड़ के सरल पदार्थ में बदला जाता है। याद रखना, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ के कई भागों में बटल के बांट के तब उसका जो है भक्षण होता है। आगे लिखा है परिवर्तित होता है, टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो हमारा शरीर क्या होता है, हम भोजन जब ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तब उसको पचाने का काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। आगे लिखा है खाद्य जो है अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसकी विभिन्न विधियां हैं, उसके बारे में यह बात हो रही है। तो लिखा हुआ है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। याद रखना, जितने भी जीव हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं उनके विधियां अलग अलग हैं। मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो है हर्मिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को जो है समूचा ही निगल जाते हैं। मतलब खाने की सबकी विधि क्या क्या है, अलग है। जैसे आप सांप देखिएगा, किसी को निगलता है ना, कि वो एक एक करके खाता नहीं है, वो पूरे जो है शिकार को ही निगल जाता है, ठीक है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। तो मतलब सबके खाने की विधि क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आगे है यहाँ पे जो है अद्भुत सत्य क्या है, तो लिखा है स्टार फिश, तारा जो है मछली है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर जो है कवक वाले जंतुओं का आहार करती है। कौन, स्टारफिश। कवक खोलने के बाद यह अपने मुख से जो है अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो स्टारफिश जो है, याद रखना, ये भी एक तरह का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव में पाचन। जो मानव होता है उसमें खाना कैसे पचता है उसके बारे में बताया गया। तो लिखा है हमने अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं। याद रखना, मानव में भोजन पचने की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। लार के माध्यम से भोजन जो है
छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा ये बिल्कुल लुगदी बन जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से शुरू होती है। ठीक है, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक जो है सतत नली से गुजरता है। ठीक है, आगे बताता हूं मैं। जो मुख्य गुहिका के से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचता है जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला लिखा है आपका मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली या ग्रासिका, फिर आमाशय, फिर जो है क्षुद्रांश या छोटी आंत, फिर जो है बड़ी आंत। ठीक है, इसके माध्यम से ही खाना एक दूसरे में जाता है। तो आप हम लोग इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये मुख गुहिया होती है जहाँ पे हम लोग जो है कोई चीज खाना खाते हैं, और यहाँ से जो है लार ग्रंथियां होती हैं जो खाने को पचाने में, लुगदी बनाने में सहयोग करती हैं। यहाँ से खाना ग्रास नली के माध्यम से हमारे कहाँ पहुंचता है? पहले तो आमाशय में पहुंचता है, सबसे पहले आमाशय में। ठीक है, आमाशय के बाद खाना कहाँ पहुंचता है? आग्नाशय से ये जो है कहाँ पहुंचता है? तो ये छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और फिर मल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ पर ये आपका क्या है? यकृत है, और ये आपका ये पित्ताशय है जहाँ से पित्त निकलता है। तो ये मानव शरीर का आंतरिक भाग है जब पाचन तंत्र है। और अगर पूछा जाए कि हमारे एग्जाम में, मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि हमारा खाना सबसे अधिक कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है जो है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिल करके आहार नाल, पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का जो है पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश और आहार नाल के संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, आमाशय पाचन रस स्वादित करती हैं, और पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थ में बदल देते हैं। आहार नाल और संबंध जो है ग्रंथिकाएं मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जो आप ये मैप देख रहे हैं, ये पूरा सब मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है और बड़ी आंत तक ये पहुंचती है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आगे लिखा है, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन क्या होता है। तो सबसे पहले मुख की बात करेंगे। मुख या मुख गुहिया में तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है वो अंतःग्रहण कहलाती है। जो अंतर हम खाना अंदर निगलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। इसके बाद लिखा है कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग जो है गर्तिका सॉकेट्स पे धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उसके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया भी गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैप में। तो दांतों के जो बनावटें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और हर बनावट में खाना जो है अलग अलग तरीके से पिसता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सब दांतों के अलग अलग नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो दांतों के माध्यम से ही खाना क्या होता है? कई छोटे छोटे पीसों में बदल जाता है। आगे लिखा है यहाँ पे, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए अपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप देखेंगे कि काटने, कर्तन और दंशन के लिए जिन दांतों का उपयोग करते हैं, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने मतलब कि और फाड़ने में काम आते हैं। तो चीरने फाड़ने में जो काम आते हैं दांत, वो कौन से होते हैं? वो ये वाले दांत होते हैं। आप जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रदनक। ये वाले दांत जो होते हैं ये खाना को क्या करते हैं? चीरने का काम करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है, और उन दांतों को पहचाने जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। तो चबाने और पीसने के काम कौन से आते हैं? जो ये चौड़े वाले होते हैं, ये वाले जो है, जिसे हम जो है सबसे पीछे जो होते हैं, ये आपको खाना को क्या करते हैं? पीसने के काम में ये लाते हैं। तो हर दांत का अपना अपना क्या है? उपयोग अलग अलग है। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस या लार स्वादित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसको लुगदी बनाने में क्या करता है? योगदान करता है। ये इसका सबसे प्रमुख काम होता है। ठीक है,
आगे लिखा है दूध के दांत और अस्थाई दांत में क्या अंतर है। तो लिखा है, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो है शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, जिन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, इन्हें हम अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे परख नली के माध्यम से क्रियाकलाप देखते हैं। लिखा है, 2 परख नलियां लीजिए, उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर के 3 से 5 मिनट तक उसको चबाइए और उसे दूसरी परख नली बी में डाल दीजिए। मतलब एक में जो है चावल को जब खा करके और दूसरे में जो है खड़े चावल को आप डाल दीजिए। आगे लिखा है, दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन, ठीक है, दोनों में आयोडीन विलय की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा कर अपने मित्रों और अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मड को सकरा में बदल देता है। ध्यान रखना, जो पीसा हुआ है जिसमें आयोडीन डालते हैं, जो चबाया हुआ है वो आपका क्या होता है, मड में बदल जाता है। उसी को यहाँ परीक्षण के रूप में बताया गया है। आगे लिखा है, जीभ एक मांसल जो है पेशी अंग होता है जो पीछे की और मुख जो है गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त या भोजन में लार, ठीक है, को जो मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी यह सहायक होती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद जो है कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। इसमें जो है स्वाद कलिकाओं के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जीभ है और जीभ में याद रखना हर स्थान पे अलग अलग होता है। जैसे खट्टापन का एहसास यहाँ होता है, मीठेपन का एहसास यहाँ पे होता है, कड़वेपन का एहसास यहाँ होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके जो है अलग अलग जो है स्वाद का पता चलता है जीभ से, ठीक है, जिससे हम लोग अनुभव नहीं कर पाते लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर भोजन, आगे जो खाना वहां से निकल कर जब मुख नाल से निकलता है तो भोजन नली अर्थात जो है कहाँ पहुंचता है, ग्रासिका में पहुंच जाता है, जो नली होती है, जो आप ये मैप पे देख सकते हैं। निकला हुआ ग्रास नली अथवा जो है ग्रासिका में जाता है, जैसा चित्र उसमें दिखाया गया है, आप यहाँ मैप पे भी देख रहे हैं। ग्रासिका गले और वक्ष से होती हुई, ठीक है, जाती है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है और कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन मतलब उल्टी जो हो जाती है द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए अब जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, मतलब उल्टी किया हो। इसके कारण ये विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों और अध्यापकों के बारे में से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये आपका भोजन है और ये ग्रास नली के माध्यम से यहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पर, आमाशय में। तो सबसे पहले भोजन आमाशय में पहुंचता है और अगर आमाशय में खाना नहीं पहुंचता तो तुरंत हमारा ये उल्टी हो जाता है, लेकिन आमाशय के बाद अगर खाना चला जाएगा तो उल्टी नहीं होगी, ये बात याद रखना। तो आमाशय से ही जो है उल्टी हो जाती है। आप इस मैप के माध्यम से भी यहाँ दोबारा से समझ सकते हैं जो यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो खाना याद रखना सबसे पहले जब जो है मुख गुहिया से चलता है तो लाला ग्रंथियों के माध्यम से ये जो है लुगदी बन जाता है और ग्रासिका के माध्यम से जब यहाँ पहुंचता है सबसे पहले आमाशय में ही पहुंचता है। तो आमाशय से ही उल्टी होती है, इसके बाद फिर उल्टी नहीं होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब आते हैं आमाशय क्या होता है। तो आमाशय क्या काम करता है, आमाशय को एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका है आमाशय है। ठीक है, तो लिखा है आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक जो है थैली नुमा संरचना है। यह जो है चपटा और जे की आकृति होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रासिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर यह क्षुद्रांश में खुलता, मतलब छोटी आंत में जाकर के ये खुल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आमाशय का आंतरिक जो है शास्त्र जो है क्या होता है, ये स्लेमल
जो है क्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्रावित करता है और संश्लेषण आमाशय के आंतरिक सांस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। जो अम्ल निकलता है जैसे हाइड्रो जो है क्लोरिक अम्ल हो गया, पाचन रस हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, लोग जो खाने में जो मतलब अन्य पदार्थ होते हैं जो मतलब कि हानिकारक होते हैं उनको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। साथ ही या जो है माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचन रसों की क्रिया को करने में सहायता मिलती है और पाचन रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो प्रोटीन का जो खंडन होता है वो कहाँ होता है, आमाशय में होता है, ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे जो है शुद्रांश की, तो इसे हम छोटी आंत कहते हैं। तो लिखा है लगभग यह जो है 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह आकृति और आमाशय से स्वाद प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस जो है स्वादित होता है। ठीक है, आगे लिखा है यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। तो यकृत क्या है, एक ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैप पे, यहाँ पर ये देख सकते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, कई बार क्वेश्चन आया भी है, तो ये यकृत है। यह पित्त रस स्रावित करती है। तो पित्त रस का स्रावण कहाँ होता है, तो पित्त यकृत से होता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे हम पित्ताशय कहते हैं और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखना जो आपका ये है क्या कहते हैं, पित्त रस है, ये वसा का पाचन करता है, ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे लिखा है आमाशय अब जो है अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आप मैप पे देख सकते हैं, ठीक इसके नीचे है। जो अग्नाशयिक रस हाइड्रो जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है, मतलब उसको क्या करता है, वो विखंडित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है और वहां अंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्ल और जो है ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ चीज खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। वसा किस में बदल जाता है, तो याद रखना ये ग्लिसरॉल में बदल जाता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आईएएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है एक विलक्षण दुर्घटना आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वह क्षतिग्रस्त हो गया, ये आप देख सकते हैं, और आमाशय में एक छिद्र हो गया। इसे जो है विलियम ब्यूमान नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गया था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद न कर सका और उसके छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में ऐसे आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक तथ्य जो है प्रेरणाएं मतलब उसको प्राप्त हुआ। क्या, तो ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था और उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांश में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी भोजन है वो कहाँ पच रहा है, सीधे तो आमाशय में। ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे लिखा है शुद्रांत में अवशोषण क्या होता है। तो लिखा है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के शुद्रांत में की भित्ति में स्थित रुधिर जो है वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान होती है और संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है। तो दीर्घ रोम बचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता रहता है। ठीक है, आगे लिखा है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का जो है हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस परम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में
उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखना ये बात कि जो कोशिकाएं होती है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर जल की सहायता से हो जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह अवशोषित नहीं होता है और वह जो है बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत को क्या कहते हैं? बृहदंत्र कहते हैं। आगे लिखा है जो है बृहदंत्र क्या है, बड़ी दांत क्या है। यह जो है क्षुद्रांत के अपेक्षा छोटा होता है और मतलब छोटी और मतलब चौड़ी होती है और यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है, ठीक है। और बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में यह रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो घास खाने वाले जंतु उनमें पाचन कैसे होता है? तो लिखा है क्या आपने गाय, भैंस या तथा घास खाने वाले शाकाहारी और अन्य जंतुओं को देखा है? वह उस समय भी लगातार जो है जुगाली करते रहते हैं जब वह खा ना रहे हों। देखा होगा अक्सर जानवर जुगाली क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले तो खाना मतलब चारा खा लेते हैं, बाद में उसको कूचते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? उसी के साथ कूचते हैं। वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय में एक एक भाग में भंडारित कर देते हैं, ठीक है। कौन? सारे जानवर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी खा करके और आमाशय में क्या करते हैं? उसको इकट्ठा कर देते हैं। वो बाद में वापस लौट के आता है तो उसको क्या करते हैं? वो कुछ के दोबारा उनको भेजते रहते हैं। किसके माध्यम से? ग्रास नली के माध्यम से। तरीका है जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं और यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे हम जुगाल का कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों में के रूप में पुनः मुख में लाता है और इसे तब तक मतलब चबाता रहता है जब तक प्रक्रम को जो है रोमंथ मतलब उसको गूदे के रूप में परिवर्तित ना कर दे, ठीक है। जुगाली करता कहते हैं। इसे जंतु जो है रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी जो है रूमिनेंट अथवा जो है रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में जो है क्या होता है? सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो याद रखना सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जिसको पचाने का काम करते हैं। बहुत से जंतु और मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसा क्षमता नहीं होती है। तो आप इस गाय को देख सकते हैं। तो गाय के पेट में जो है ये आपका आमाशय है, ये पूरा यह अंधनाल है, ये जो आपका बड़ी आंत है यहाँ पर और वहां से मल निकलता है और ये आपका रूम मेन होता है जहां पर भोजन जाता है वापस आता है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में जो है क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक जो है थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मतलब ये मानव में नहीं होता, ये केवल कहाँ होता है? पशुओं में होता है। आगे लिखा है अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। फिर वह किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब अमीबा के बारे में हम जानेंगे। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है या गोल संघन केंद्रक और कोशिका ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी मतलब आकृति जो है आप ये देख सकते हैं अमीबा है तो इसकी आकृति हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। कोई एक जैसी आकृति में ये नहीं रहता है, ठीक है। आगे लिखा है यह एक अथवा अधिक जो है उंगली के समान संवर्ध निकलता रहता है जिन्हें हम जो है क्या कहते हैं? पदार्थ या अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं जो उन्हें गति देने और भोजन पचाने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब
जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर जो है पदार्थ जो है विकसित करके उन्हें निकल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंसे रहते हैं। याद रखना, ये इसके जो छोटे छोटे छिद्रांश है उसी में अगर कोई जीव आके फंस जाता है तो वहीं से वो निकल जाता है। तो इसका कोई अपना मुख नहीं होता है, ये उसी में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, अगर यहाँ कोई बैठ गया तो वहीं से आगे उसको निकल लेते हैं। तो याद रखना, इसको कोई अपना एक मुख नहीं होता है। आगे लिखा है खाद्य जो है खाद्य धानी में ही पाचन रस स्रावित करते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जो भी भोजन करता है उससे ऊर्जा है मिलती है। अगले अध्याय में आप जो है आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में हस्तांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ है दस्त क्या होता है। तो लिखा है कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के साथ साथ निष्कासन की आवश्यकता होती है, जिसे हम पेचिश कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता, मतलब खाद्य में अगर मतलब वो खराब हो जाता है, तथा अपच के कारण होता है। वास्तव में भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है और इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है, क्योंकि पानी निकलता है उससे। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा दिए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोल मिलाकर देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। याद रखना, दस्त के समय ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन से नोट्स यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लिखा है जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, पोषण अंतर्ग्रहण की विधियां और शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। आहार नाल और स्वाभाविक ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख्य गुहिका होती है, ग्रासिका होती है, आमाशय होता है, क्षुद्रांत होता है, बृहद्रांत होता है, जो मलाशय में समाप्त होती है। गुहा जो गुदा सम्मिलित होता है। पाचन रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लाला ग्रंथि, यकृत होता है, आग्नाशय होता है। आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचन रस स्रावित करती हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें से अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन होता है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देते हैं कि जब खाना का पोषण होता है तो कितने क्रम से जाता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है और फिर निष्कासन होता है। तो कभी कभी एक क्रम भी पूछ देते हैं, इसको भी अच्छे से याद रखना। मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त जो है अग्नाशय से अग्नाशयिक जो है स्वाब और शुद्रांश भित्ति द्वारा स्रावित पाचन रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांश में पूरा कर लेते हैं। जल और कुछ लवण जो है बृहदांत में अवशोषित होते हैं, जबकि अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में हस्तांतरित किए जाते हैं। आगे है बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में जो है गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नोट्स है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे लिखा है गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु जो है रोमथी रूमिनेंट कहलाते हैं। वह पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं और रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ जो है अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे उनका जुगाली करके चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है पदार्थ की सहायता से होता है और इसका पाचन भी खाद्य धानी में होता है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसको याद रखना अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पाचन किस में होता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। ये होता है शुद्रांत में, अर्थात छोटी आंत में। ठीक है, दूसरा है आपका जल का अवशोषण जो है ये किस अंग में होता है? तो यह याद रखना, ये बृहदंत में होता है, अर्थात बड़ी आंत में होता है। इसके बाद है दूसरा है आपका कॉलम 1 और 2 से बताना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदलता है,
प्रोटीन किसमें बदलता है, ये एनीमो अम्ल में, और वसा किसमें बदलता है, ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इनको करा दिया है। अलग से मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अलग से मैं कराऊंगा, उसको जल्द वीडियो अलग से लाऊंगा मैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।